हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर हमने हमारे हरियाणा जीके को कवर करने के लिए हरियाणा जीके बाय अंकित एक सीरीज शुरू की है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ हरियाणा स्टेट, जिसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित पर मिल जाएंगे। इसी सीरीज में हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, जो कि वीडियोस आपको पुरानी सीरीज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हरियाणा जीके बाय अंकित के साथ। आज ही इसकी 6 सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स ऑफ हरियाणा। देखो, ये टॉपिक बड़ा छोटा सा है, बड़े लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि क्वेश्चंस रिवर्स से आपका स्पेशली आते ही आते हैं, माउंटेन रेंजेस से भी कुछ डिटेल्स पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेक्चर को लंबा ना करते हुए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर 6 माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स ऑफ हरियाणा। आई होप इससे पहले की वीडियो आपको सबको पसंद आई होंगी, आपको सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो हमने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स किए। इसके अलावा जल्द ही हम करंट अफेयर्स का, फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हरियाणा जीके का और इंडियन जीके का अपलोड कर देंगे, जो आपको जल्द मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज माउंटेन रेंजेस ऑफ हरियाणा। तो बच्चों देखो क्या है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ हरियाणा। मैं ऑलरेडी आपको मैप के थ्रू बता चुका हूँ कि भाई माउंटेन रेंजेस आपके हरियाणा के किस पार्ट में आपको पता है। चलिए मैप से ही स्टार्ट करते हैं हरियाणा के। आज मेरे पास बड़ा मैप नहीं है तो छोटे से काम चला लेंगे। देखिए, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। सो हमें पता है कि भाई एक तो आपका ये शिवालिक रेंज ऐसे है ऊपर, ये तो देखो आपकी रहेगी शिवालिक रेंज इससे ऊपर ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये आपकी है सेकंड रेंज, जहाँ आपके अरावली हिल्स के थोड़े बहुत माउंटेन्स रुक रुक के कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलते हैं इससे इधर, ठीक है। सो ये 2 माउंटेन रेंजेस हैं हमारी बेसिकली, जिन्हें हमें कवर करना है। इनमें कौन से पीक एरियाज़ हैं, कौन से पीक माउंटेन्स हैं, क्या, ये सारी चीज़ें और कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखिए, बेसिकली माउंटेन रेंज ऑफ हरियाणा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। क्या, एक तो नॉर्थ ईस्ट हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब सबको पता है उत्तर पूर्वी हरियाणा में, ठीक है, जो कि आपकी शिवालिक रेंज को बोला जाता है, यानी ऊपर की तरफ हरियाणा के। दूसरा हरियाणा के नीचे की तरफ साउथ एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट मैंने क्यों कवर किया, क्योंकि ये जो आपकी रेंज है माउंटेन रेंज, ये कुछ हद तक आपके क्या है हिसार और सिरसा के एरियाज़ में भी आपको फैला मिलता है, ठीक है। वैसे हिसार सिरसा को आप कवर नहीं कर सकते, बट जैसे भिवानी का एरिया आपका लगता है तो वहाँ पर आपको अरावली हिल्स के कुछ पहाड़ देखने को मिलेंगे। सो इसलिए साउथ एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सीरीज़। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शिवालिक हिल्स के बारे में। सो देखो, वैसे तो हम इसको जनरल फैक्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपके क्या है शिवालिक रेंजेस, जो हमने एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ज्योग्राफी का, उसमें भी हम इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा इसकी रिविजन भी हो जाएगी और इसको और ब्रीफ से और डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले क्या कि हरियाणा के टोटल जो आपका पार्ट है उसका 1.6%, 1.67% क्या है, सिर्फ शिवालिक के पहाड़ हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो टोटल हरियाणा भारत का कितना हिस्सा है आपको याद था, 1.34% पूरे भारत का क्षेत्रफल का हिस्सा आपका हरियाणा है। और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल में से आपका कितना है शिवालिक, 1.67%। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना था, सबको याद होना चाहिए, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साथ साथ अब आते हैं शिवालिक की लोकेशंस पे। तो याद रखना बच्चों, शिवालिक हरियाणा के सिर्फ 3 ही ज़िलों में फैला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कौन से, पंचकुला जहाँ पे सबसे ज़्यादा, देन अंबाला और फिर यमुनानगर, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन्हीं 3 ज़िलों में आपके क्या है शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ा था करोह, ठीक है। करोह चोटी जो कि आपकी कहाँ पे है, मोरनी हिल्स पंचकुला में, ये सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 1514 मीटर, 1514 मीटर्स। याद करना काफ़ी इजी है, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे मोरनी हिल्स की। सो आपको याद रखना है कि मोरनी हिल्स अकेला हिल स्टेशन है पूरे हरियाणा का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मोरनी हिल्स इकलौता हिल स्टेशन है आपके पूरे हरियाणा के अंदर, जहाँ पर आपको मायना और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से अलग अलग आपको कुछ सेंटर्स भी मिलेंगे टूरिस्ट को रुकने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको कुछ और फैक्ट्स यहाँ से पता होने चाहिए मोरनी हिल्स से। वो क्या है कि भाई इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है, पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स को बोला जाता है। लोकेशन इसकी कहाँ है, पंचकुला में, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, अब जहाँ पहाड़ होंगे, पहाड़ों के साथ आपकी नदियाँ वहाँ से बहेंगी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ से आने वाली, यानी शिवालिक हिल से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट घग्गर, सेकंड मारकंडा, थर्ड टांगरी,
फोर्थ सरस्वती। ये 4 आपकी नदियां हैं जो बेसिकली आपकी कहाँ से आती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से। वैसे तो हम आप कहेंगे कि सर फिर यमुना नदी कहाँ से आती है, देखो बच्चों उत्तराखंड की तरफ से वो चल के आती है, ठीक है, यमुनोत्री आपका जो ग्लेशियर है वहाँ से वो चल के आती है। सो इसलिए हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग होती है। शिवालिक के पहाड़ियों में हम कवर करेंगे सिर्फ इन 4 नदियों को, और ये चारों ही हमारी सीजनल नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। दैट मीन्स जब ज़्यादा बारिश होगी तभी आपको ये नदियाँ देखने को मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं क्या रिवर्स के अलावा हमें करना क्या है। देखो ये पहाड़ियाँ, जैसे वैसे तो मैंने लोकेशन में आपको बता दिया, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि भाई कौन कौन से इन जिलों के अंदर कौन कौन सी जगहें हैं जिनको ये कवर करके चलता है। सो सबसे पहले मोरनी हिल्स, जहाँ की एवरेज आपसे हाइट पूछी जाती है, यानी औसतन ऊंचाई आपसे पूछी जाती है, तो 1065 मीटर। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं फिर भी इसको जूम कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। ये देखिए, हाँ। सो आपको याद क्या रखना है कि भाई यहाँ पर आपका एक तो मोरनी हिल्स के अंदर ये फैला हुआ है, दूसरा ताजेवाला, तीसरा हथनी कुंड, चौथा कलेसर, और आपका फिफ्थ कौन सा है, आदि बद्री, ठीक है। सो इन एरियाज में स्पेशली इन जगहों पे आपको क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिनकी समुद्र से ओवरऑल ऊंचाई कितनी है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें। सो 900 से लेकर 2300 मीटर तक की आपकी क्या है ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई कहाँ से, समुद्री तट से, ठीक है, एवरेज हाइट फ्रॉम अबव सी लेवल, ठीक है। इसके अलावा शिवालिक की पहाड़ियों में जैसे हमने मोरनी हिल्स पढ़े, सो ऐसे ही बच्चों याद रखना एक तिपरा हिल्स भी हैं आपके, ठीक है। तिपरा हिल्स जो हैं वो आपके क्या है, घग्गर जो आपकी रिवर है इसके नॉर्थ में लगते हैं, यानी जहाँ से घग्गर शुरू होती है उसके ऊपर की तरफ लगते हैं आपके तिपरा हिल्स। आपको यहाँ से सिर्फ इतनी ही डिटेल याद रखनी है कि ये भी कहाँ है, ये भी आपके पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों के जस्ट पास हैं। सो ये आपका यहाँ से आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई बच्चों क्या, कि भाई हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो नॉर्थ ईस्ट हरियाणा, जिसमें हमने शिवालिक की पहाड़ियाँ पढ़ी, जो कि क्या है आपकी हिमालय की सबसे छोटी रेंज मानी जाती है। हिमालय का फुटप्रिंट इसको माना जाता है, हिमालय के पैर, ठीक है, किनको, शिवालिक को। जो आपके हिमालय के पहाड़ हैं, कभी हम अगर इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे उसमें हम माउंटेन रेंजेस कवर करेंगे, तो हिमालय की जो हिमालय की जो रेंजेस हैं उनमें सबसे छोटी आपकी आती है शिवालिक, और सबसे लंबे एरिया में भारत में ये कवर करती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने फिर पढ़ना है क्या, कि भाई साउथ वेस्ट में हमारी अरावली हिल्स आ जाती है। सो लेकिन जो अरावली हिल्स है ना, ये अपने आप में क्या है, जैसे हिमालयन रेंज है, ये अरावली रेंज है, ठीक है। सो ये मैंने आपको स्पेशली ब्लैंक स्लाइड इसलिए रखी क्योंकि मुझे इसमें कुछ समझाना है आपको डायग्राम के थ्रू। देखो बच्चों क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप इसको इमेजिन करें कि ये आपका बेसिकली क्या है, हरियाणा का पार्ट मान लीजिए आप ऐसे, अगर ये आपका हरियाणा है, ठीक है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी जो अरावली हिल्स हैं, ठीक है, अरावली हिल्स बेसिकली फैलती हुई कैसे आ रही हैं, देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे फैलती हुई आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा में काफ़ी पार्ट को कवर कर रहे हैं, मैं इतने एरिया में आपको दिखा नहीं सकता। इंडिया के मैप में अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो देखिए पहले, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं बच्चों एक बार। देखिए अब है क्या चीज़ ये देखते हैं। देखो अरावली हिल्स कहाँ कहाँ से आ रही है, हम बात कर रहे हैं अरावली की, ठीक है। अरावली हिल्स किन 4 एरिया से आ रही है, किन 4 राज्यों से होकर आ रही है, स्टेट से, तो वो आपको याद रखना है। फर्स्ट ये शुरुआत होती है गुजरात से, ठीक है। गुजरात से आने के बाद ये आती है आपकी राजस्थान, राजस्थान के बाद ये एंटर करती है हरियाणा, हरियाणा के बाद ये चली जाती है आपकी कहाँ, दिल्ली। ये आपको याद रखना है। सो ये काफ़ी बड़ी रेंज है आपकी अरावली की रेंज, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन जाते हैं बच्चों यहाँ से, देखिए इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ये बन जाते हैं बच्चों, कि जो अरावली की रेंज है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके कितने एरिया में फैली हुई है, तो 670 किलोमीटर के आपके एरिया में फैली हुई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। देखो गुजरात में आपकी कहाँ से शुरू होती है ये तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन दिल्ली से आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, या हरियाणा से कहाँ से शुरू होती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो समझ लीजिए दिल्ली के अंदर जो आपका आज के टाइम में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, संसद बना हुआ है, ठीक है, इनको रायसीना हिल्स बोलते हैं, राय सेना हिल्स, यहाँ तक आपकी क्या है, सारी की सारी आपकी फैली हुई है अरावली की रेंज, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि लास्ट जो पॉइंट माना जाता है अरावली की पहाड़ियों का, वो माना जाता है मजनू का टीबा, ठीक है, मजनू का टीला, ठीक है।
ये आपका लास्ट पॉइंट है दिल्ली के अंदर जहाँ तक आपको अरावली रेंज मिलती है। 660 किलोमीटर लंबे एरिया में फैली होती है। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ ये चलती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है बच्चों कि भाई जो अरावली हिल्स है, ठीक है, गुजरात में तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन आपको नीचे में डायग्राम के साथ बताता हूँ ये कैसे फैला हुआ है। देखो ये गुजरात से तो आपका ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही राजस्थान में आता है तो इसकी पहाड़ियाँ आपकी ऐसी बड़ी हो जाती हैं। फिर हरियाणा में आता है तो आपकी पहाड़ियाँ ऐसी दिखेंगी आपको, ठीक है, और दिल्ली में आते आते फिर ये क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। तो ये याद रखो कि यहाँ तो आपका है गुजरात, ये है आपका राजस्थान, ये है आपका हरियाणा, ये है आपका दिल्ली, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि राजस्थान में सबसे ऊंची पहाड़ियां हमें दिख रही हैं। आप सबको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ हैं, तो वो बेसिकली कहाँ है, आपका माउंट अबू, ठीक है, माउंट अबू। अब माउंट अबू में जो सबसे ऊंची पहाड़ी अगर आपसे कोई पूछ ले अरावली हिल्स की, तो वो आपको याद रखना है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि गुरु शिखर सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि भाई गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपकी है 1722 मीटर। ये आपको पॉइंट और याद रखना है। माउंट अबू से, राजस्थान से सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, सो वो है गुरु शिखर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ से अपडेट कर दूँ तो देखिए माउंट अबू जो आपका बच्चों एरिया है, ठीक है, माउंट अबू को आपको राजस्थान का शिमला भी बोला जाता है, शिमला ऑफ राजस्थान। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। जब आपकी कभी भी आप इनको पढ़ेंगे ना हिल्स को, तो आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि भाई जैसे ही 165 मीटर की बच्चों आपकी हाइट बढ़ जाती है ना, ज़मीन की समुद्र से 165 मीटर जैसे ही हाइट क्रॉस कर जाती है, इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान भी बढ़ जाता है। सो हर 165 डिग्री के बाद आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। सो यहाँ क्या है कि राजस्थान तो आपको पता है माउंट अबू तो पहाड़ी एरिया, लेकिन राजस्थान बाकी सारा क्या है, प्लेन एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, रेगिस्तान है, ठीक है। अब ये यहाँ से जैसे 165 मीटर बढ़ती गई, सो यहाँ पे आपको बाकी राजस्थान के कंपैरिजन में बहुत ही ठंडा मौसम मिलेगा, जिसकी वजह से इसको शिमला बोला जाता है राजस्थान का, ठीक है। और जो मैं आपको बात कर रहा था गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल्स बड़े फेमस है, दिलवाड़ा टेम्पल्स। और ये दिलवाड़ा टेम्पल्स जो बेसिकली आपके हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, WADA भी हो सकता है और WARA भी, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और ये आपके जो बड़ी बेसिकली फेमस हैं, ये फेमस है आपके गुरु शिखर जैन धर्म के लिए। ये जो आपके टेम्पल्स हैं ना, दिलवाड़ा टेम्पल्स, ये जैन धर्म के लिए आपका क्या है, बड़ा फेमस है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है बच्चों, तो यहाँ आपकी नक्की ताल है, NAKKI, नक्की ताल, एक लौती यहाँ पे झील है, झील को ही हम ताल बोलते हैं। वो क्या है, नक्की ताल, जो कि आपको माउंट आबू, अगर मैं आपको इमेज दिखा नहीं पाया, ये मेरी साइड से रहेगी चीज़, अगर मैं आपको माउंट आबू की इमेज दिखाता ही आप गूगल करेंगे तो आपको ये ताल बीच में दिखेगी और उसके चारों तरफ आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये तो था बच्चों माउंट आबू और राजस्थान का अरावली हिल्स। हम आते हैं अब क्या, हमारे हरियाणा के अरावली हिल्स पे। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों कि हरियाणा के अंदर जो आपका अरावली हिल्स है, वो बेसिकली कहाँ से एंटर करता है, डोसी हिल्स। इसको डोसी स्पेलिंग में DOSHI भी आ सकता है, DHOSHI भी आ सकता है, ठीक है, या DOSI। आपको स्पेलिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, बस ऑप्शन आपको समझ आना चाहिए। तो देखो डोसी हिल्स आपके यहाँ पे फेमस है, जहाँ से अरावली रेंज को हम मानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो डोसी हिल्स है ना, ये अकेला आपके क्या हरियाणा के अंदर नहीं है, ठीक है। आपका डोसी हिल्स है जो बेसिकली वो आपका 3 पार्ट्स में स्टार्ट हो रखा है। ये डोसी हिल्स, ये आपका राजस्थान में आपका विलेज पड़ेगा डोसी, वहां से शुरू होके इसके बाद आपका सेकंड विलेज आएगा थाना, थाना, ठीक है। और थर्ड जो आपका हरियाणा के अंदर विलेज आएगा जहां पे डोसी हिल्स है, वो है बच्चों आपका कुलताजपुर, ठीक है। सो हरियाणा में जो आपका डोसी हिल्स है वो शुरू होता है कुलताजपुर से, और यहीं से आपकी अरावली की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कुलताजपुर में जो आपका डोसी हिल्स है, ठीक है, वहाँ पे आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी और डिटेल्स भी यहाँ से पूछ सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या था कि मैं आपको समझाऊँ कि भाई आपका जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा के अंदर आपका जो अरावली की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं बच्चों, वो कहाँ से शुरू होती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, वो आपकी शुरू होती हैं भाई
डोसी हिल्स में कुलताजपुर गांव से, ठीक है। और इसके अलावा इसकी औसतन ऊंचाई, जो सबसे ऊंची पीक है यहाँ पे, वो कितनी है, तो वो आपको याद रखना है। डोसी हिल्स आपकी अरावली की सबसे ऊंची पीक है, जिसकी हाइट है 652 मीटर, हरियाणा के अंदर कुलताजपुर विलेज, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर आपका पड़ता है। डोसी से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बात चली रही है तो इसको फिर रिवाइज कर लेंगे दोबारा। बस आपको याद क्या रखना है कि जो आपका डोसी है ना, ये बच्चों चवन ऋषि, ठीक है, इनके लिए बड़ा मान्य जाना जाता है। हिंदी में भी आपको CHAWAN, सॉरी इंग्लिश में आपको चवन ही लिखना है, ठीक है। चवन ऋषि, इनके लिए डोसी की पहाड़ियां बहुत फेमस है। ये माना जाता है कि चवन ऋषि ने डोसी की पहाड़ियों पे जाके तपस्या की थी, ठीक है। और इन चवन ऋषि को आपने ना भी सुना हो तो आपने च्यवनप्राश जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ये च्यवनप्राश जो आप खाते हो ना घरों में, ठीक है, सर्दियों के टाइम, तो ये बेसिकली इन्हीं का फॉर्मूला था। च्यवनप्राश इन्होंने ही बनाया था, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं के लिए, चवन ऋषि के लिए क्या है, एक मेला लगता है हर साल। सो वो आपको याद रखना है कि वो मेला कहाँ लगेगा, तो डोसी की पहाड़ियों पे। या आपके ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं डोसी हिल से। हाँ, कुछ और अगर आपके पॉइंट्स हम यहाँ से पढ़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके बेसिकली डोसी हिल्स है ना बच्चों, डोसी हिल्स क्या है, आपके एक तरह से डेड वोल्केनो है। वोल्केनो आप किसको बोलते हैं, आपके ज्वालामुखी को, ठीक है। सो एक तरह से मरे हुए ज्वालामुखी हैं, यानी जिनके अंदर की जो आग है, बेसिकली आग आपकी निकलती है वोल्केनो से, ठीक है, लावा निकलता है, वो लावा बुझ चुका है कई सालों पहले, तो इसलिए इनको डेड वोल्केनो बोला जाता है। भारत के अंदर टोटल 6 है। ये आपको विकिपीडिया पर जल्दी से गूगल करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी जगहों पर भारत के अंदर टोटल 6 ही डेड वोल्केनोज हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बाकी के पॉइंट्स जो डोसी हिल से रिलेटेड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अरावली हिल्स, ठीक है। तो बच्चों याद रखो अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स की लोकेशन हरियाणा में कहाँ है, तो भिवानी में इनको तोशाम हिल्स के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ में इनको दोशी हिल्स के नाम से, महेंद्रगढ़ या नारनौल में आप इनको क्या जानते हैं, डोसी हिल्स, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट पीक क्या है, 652 मीटर। रिवाड़ी में भी है ये फैली हुई अरावली की हिल्स, ठीक है। गुड़गांव, बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद, ऐसे ही पलवल के अलावा मेवात में इन्हीं पहाड़ों को, अरावली की पहाड़ियों को इंदौरी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे ही कुछ हद तक आपको दादरी के अंदर भी इसकी कुछ झलकियां मिल जाएंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, दे आर रेजिडुअल माउंटेन्स। अब ये रेजिडुअल माउंटेन्स क्या है बच्चों की, नॉन कंटिन्यूस माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल क्या, आपके जो पहाड़ होते हैं वो ऐसे होते हैं, चलते आते हैं ना, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अरावली की पहाड़ियां क्योंकि कई जगहों से विलुप्त हो चुकी हैं और माना जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और जो क्या है आने वाले टाइम में शायद सबसे जल्दी ही खत्म हो जाए। बट आप मेरे जैसे नहीं, हमारे आने वाली कुछ जनरेशंस चली जाएंगी अरावली हिल्स के जाने की तक, ठीक है। बट आपको मैं बता देता हूँ रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ हिस्सा मिला, फिर यहाँ से गायब होकर थोड़ा सा आपको आगे मिला, फिर आपको 2 डिस्ट्रिक्ट आगे फिर से मिला, तो ये बीच का स्पेस खाली रह जाता है। इसी को बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए अवशिष्ट आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है अवशिष्ट पहाड़, ठीक है। हाईएस्ट पीक हम पढ़ चुके हैं डोसी हिल्स 652 मीटर, कुलताजपुर विलेज नारनौल में। चवन ऋषि आपके यहाँ से थे जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, इनके नाम से यहाँ मेला लगता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अरावली है इसके अंदर वेजिटेशंस कैसी होती है, वेजिटेशन मतलब यहाँ की अंदर आपके पेड़ पौधे और बाकी सब कैसे होता है, तो वो याद रखना, थोर्नी ट्रीज हैं और शर्ब्स हैं यहाँ की। थोर्नी ट्रीज का मतलब क्या है, बेसिकली कांटेदार, आपकी जो किक्कर आपने सुना होगा, किक्कर, ठीक है। सो किक्कर जैसे आपके यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिनमें कांटे मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बच्चों याद रखना है। इसके अलावा यहाँ बहुत कम बारिश होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी जब मैंने मानसून का लेक्चर कवर किया कि भाई क्यों अरावली हिल्स जो है आपके अरेबियन सी से आने वाली बारिश के लिए रास्ते में आ जाते हैं, और वहाँ से उनको डाइवर्ट करके वो धर्मशाला आपके हिमाचल प्रदेश में उनको भेज देते हैं, और जिसकी वजह से हरियाणा का महेंद्रगढ़ और अरावली के आसपास या राजस्थान का हिस्सा आपका क्या है, वर्षा से रहित रह जाता है, यानी वहाँ बारिश नहीं होती। और बारिश नहीं होती तो इसी वजह से यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान बन चुका है, और इसी को हम क्या बोलते हैं देशी भाषा में, लू, ठीक है। ये कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। इसके अलावा डोसी हिल्स में आपको बता चुका हूं कि ये डेड वोल्केनो या मृत ज्वालामुखी माना जाता है। पूरे भारत में टोटल 6 हैं। डोसी हिल बेसिकली 3 विलेजेस में मिलता है, डोसी विलेज, थाना विलेज, कुलताजपुर। हरियाणा के अंदर कुलताजपुर विलेज से ही ये स्टार्ट होता है। ये दोनों आपका एरिया कहाँ आता है, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा बच्चों ये था आपका ओवरऑल अरावली हिल्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट्स जो मैंने अरावली हिल्स यानी माउंटेन रेंजेस आपकी हरियाणा की खत्म हो गई, बट कुछ और बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको हम किसी लेक्चर में बीच में इंक्लूड करके मैं आपको सिखाना चाहता था, ठीक है। वहां से शायद आपके क्वेश्चन बन भी जाए, ना भी बने, मैं कह नहीं सकता, बट फिर भी हमने विकिपीडिया में मुझे फैक्ट्स काफी अच्छे लगे और मैंने वहां से उठाया। सो चलिए इनको कवर करते हैं। फर्स्ट आपका सैंड डून रीजन, यानी आपको मैंने बताया था बालू के टिब्बे आपके बेसिकली महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा और इस एरिया में भिवानी में मिलते
बनते हैं। वो क्यों बनते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जैसे आपका राजस्थान, ठीक है, वहाँ से आपकी मिट्टी उड़ के आती है हवा के साथ, रेत लेके आती है, वो रेत यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बालू के टिब्बे बनते हैं बेसिकली, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? सो साउथ वेस्ट हरियाणा में, हरियाणा के निचले हिस्से और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपका राजस्थान से जो भी आपके एरियाज टच करते हैं वहाँ पे आपको बालू के टिब्बे बेसिकली देखने को मिलेंगे। सो कुछ हद तक हिसार, थोड़ा बहुत सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और थोड़ा बहुत हिस्सा आपका झज्जर, जहाँ पे भी आपको ये बालू के टिब्बे देखने को मिलते हैं 1 से 2 गाँव में, ठीक है। सो ये आपके बालू के टिब्बों से रिलेटेड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या है कि भाई थार जो आपका मरुस्थल है, थार डेजर्ट, इंडिया के अंदर एकलौता डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहाँ से जो गर्म हवाएं आती हैं वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, बिल्कुल लाइट पार्टिकल सैंड के, ठीक है। वो क्या करता है कि वो आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं एक पॉइंट पे। जैसे देखो यहाँ ये मिट्टी इकट्ठी हो गई, ठीक है, ये मिट्टी इकट्ठी हो गई, थोड़ी देर में यहाँ एक हल्का सा पहाड़ी शेप बन गई, बाकी हिस्सा फिर ऐसे नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ थोड़ी देर में एक और मिट्टी इकट्ठी हो गई, ऐसे करके आपका जो है ये बालू के टिब्बे ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। अब हमें बच्चों यहाँ से कवर क्या करना है, इनकी हाइट। तो हाइट इनकी कितनी है? 3.6 मीटर, आपको ये याद रखना है, यानी 3.6 नहीं सॉरी 3 से 6 मीटर बच्चों, ठीक है। इसके अलावा याद रखो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या कि जब बच्चों ये आपका ये एक टीला है, ठीक है, इस टीले को इंग्लिश में माउल्ड बोला जाता है, माउंड, ठीक है। सो जब एक टीला और दूसरा टीला, इनके बीच में जो निचला हिस्सा है ना, यहाँ क्या होता है, बारिश जब भी आती है कभी भी तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, मैंने ये दिखा भी रखा है। जब ये पानी इकट्ठा होता है तो एक तरह की ये क्या बन जाती है, आपकी लेक बन जाती है, सीजनल आपकी क्या बन जाती है, झील बन जाती है। और झील को हम क्या बोलते हैं? ताल, मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि यहाँ इनको ताल बोला जाता है, और इन ताल को उनके उन एरियाज में लोकल भाषा में क्या बोला जाता है? तो बावड़ी, ठीक है, बावड़ी एंड ठूंड, ये 2 आपके लोकल भाषा में इनको नाम दिए गए हैं इन झीलों को, जो कभी कभी बारिश के टाइम पे बनती है। अब हम सैंड डून्स को पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ की वेजिटेशन, यानी यहाँ पे आपके कैसे पेड़ पौधे मिलते हैं। तो बच्चों कांटेदार वेजिटेशन है, थॉर्नी वेजिटेशन है, कीकर और खैर, ठीक है, ये आपके इस तरह के आपके वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। अगला ये क्या है कि भाई जहाँ सैंड डून्स आएंगे, यानी बालू के टिब्बे होंगे, ठीक है, वहाँ आपका क्या होगा, वहाँ की ज़मीन बड़ी अनप्रोडक्टिव होगी, यानी वहाँ पे बड़ी आसानी से चीज़ें नहीं उग सकती। क्यों? वहाँ एग्रीकल्चर के लिए वो आपकी ज़मीन सपोर्टिव नहीं है। लेकिन उसका कारण बच्चों ये नहीं है कि वो मिट्टी इतनी गंदी है, नहीं, मिट्टी एक्चुअल में बहुत उपजाऊ है, बस वहाँ पे क्या है, आपको पानी देखने को नहीं मिलता, वाटर के रिसोर्सेज आपके वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो मिट्टी आपकी क्या है, अनप्रोडक्टिव या अनफर्टाइल है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे अच्छी दे दें, इरिगेशन का हिंदी के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, सिंचाई मतलब होता है, अगर हम सिंचाई के पानी के सोर्सेज वहाँ हम पहुँचा दें नहरों के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो वहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो सकता है, आपका एल्यूवियल सॉइल तक की टक्कर आपको दे सकता है यहाँ का लैंड, अगर वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आपकी पहुँच गई। अगर आपको पता हो तो हरियाणा के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अब काफ़ी हद तक राजस्थान जो हरियाणा से टच करता है वहाँ तक भी खेती बहुत एक्सटेंड हो गई, और हरियाणा के लोगों ने भी वहाँ जाके ज़मीन खरीदी है खेती करने के लिए। चलिए अब हमारे लिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ से बन जाता है सैंड डून से, वो क्या है कि भाई इनको अवॉइड कैसे किया जाए। ये रेगिस्तान तो सर बन गए, ठीक है, बालू के टिब्बे बन गए, तो इनको अवॉइड कैसे किया जाए। देखो बच्चों, अवॉइड कैसे किया जाए से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करें अवॉइड। सो देखो, क्यों करने का सबसे बड़ा कारण है कि जो ये सैंड डून्स बनते हैं, बालू के टिब्बे बनते हैं, ये जितने एरियाज में है वो धीरे धीरे अपना एरिया फैलाते रहते हैं, और आसपास की जितनी भी फसल है या ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, इनको ख़त्म कर देते हैं, ग्रीनरी को ख़त्म कर देते हैं, हरियाली को ख़त्म करने का इनका प्लान होता है। लेकिन इनको रोकने का तरीका भी सिर्फ यही है, क्या कि भाई आप ग्रीन बेल्ट बिछा दो। ग्रीन बेल्ट बिछाने का मतलब है आपने देख लिया कि यहाँ तक आपका मरुस्थल आ गया बेसिकली, ठीक है, ये सैंड डून्स आ गई, इससे आगे आप क्या करो, एकदम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने शुरू कर दो। ग्रीन बेल्ट आपने बिछा दी, ठीक है, जैसे वहाँ आपने थोड़ा सा जंगल बनाना शुरू कर दिया, तो ये पीछे का हिस्सा भी अपने आप क्या है, हल्की फुल्की जंगल की वजह से पानी और बारिश इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है, जैसे ही आएंगी अपने आप ये प्रोडक्टिव ज़मीन थोड़ा आगे बढ़ के इन बालू के टिब्बों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है कि ये और एरिया में ना बढ़े, तो इसके लिए आप क्या करो, ड्राई ग्रास की कवरिंग कर दो। ड्राई ग्रास की कवरिंग का मतलब क्या है, बेसिकली आपने सूखी घास ली, सूखी घास से आपने क्या किया, उस आखिरी जो मिट्टी का टीला है उसको ढक दिया, उससे पहले के कुछ एरियाज़ को कुछ किलोमीटर तक आपने ढक दिया, तो उससे आगे वो उड़ के नहीं जाएंगे रेत, और आगे जाके वो बालू के टिब्बे नहीं बनाएंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ बच्चों। ये देखो, ये आपने क्या किया, ये चाइना की पिक्चर है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक इनका रेगिस्तान फैला हुआ था, ठीक है,
रेगिस्तान जैसे ही फैला हुआ था, इन्होंने इससे आगे सारा जंगल बना दिया, ये देखो, ठीक है। अब जंगल बना दिया तो आपको एक कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा भी ये रेगिस्तान की तरफ भी कवर कर रहा है, और रेगिस्तान तो इन्होंने ऑलरेडी रोक दिया यहीं पे। एक तो हो गया ये तरीका भाई, जिसमें हमने क्या किया, आपने क्या किया, ग्रीन प्लांटेशन कर दी, पूरा जंगल बसा दिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई आप सूखी घास को इस तरीके से लगा दें। सो ये तरीका है सूखी घास से लगा के और इन मिट्टी के टीबों को क्या है ढकने का, जिससे ये उड़ के कहीं और आगे तक ना जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अब हमारे यहाँ से आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे विकिपीडिया में देखने को मिला, किसी किताब में नहीं मिला। वो क्या है, यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स या गर्म पानी के स्रोत, ठीक है। सो बच्चों आपको याद क्या करना है कि हरियाणा के अंदर भी आपके गर्म पानी के स्रोत हैं, जिसके लिए हम हिमाचल या उत्तराखंड भागते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ जाते हो नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ कि जो आपके गर्म पानी के स्रोत हैं वो नहाने के लायक नहीं है। रीज़न, एक तो पानी बहुत गर्म होगा, दूसरा बच्चों वो बनते हैं सल्फर से, ठीक है। सो सल्फर हॉट स्प्रिंग्स भी इनको बोला जाता है। और हरियाणा के अंदर ऑफिशियली तो सिर्फ एक ही है, वो कहाँ पे, सोना गुड़गांव के अंदर एक ऑफिशियली सल्फर हॉट स्प्रिंग है। दूसरा आपको मैं बता दूं, जो तोशाम हिल्स है ना आपके भिवानी के अंदर, तोशाम हिल्स के भी अंदर आपको कुछ जगहों पे वाटर के आपके हॉट स्प्रिंग्स यानी ये गर्म पानी के स्रोत मिलेंगे, ठीक है। इनको सेक्रेड सल्फर पॉन्ड्स बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको बेसिकली वहाँ पे कुंड बोला जाता है, यानी स्नान करने के लिए रिलीजियस पर्पस से, ठीक है, यानी आपकी श्रद्धा के पर्पस से वहाँ पे इन जगहों में जाके क्या होता है, पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है, जैसे कि आप कुरुक्षेत्र में जाके करते हैं, ठीक है। सो इनके नाम मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। पांडु तीर्थ कुंड, सूर्या कुंड, ठीक है। ये क्या है, कुक्कर, KUKKAR, कुक्कर कुंड, ठीक है, ये बच्चों कुंड है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ग्यारसिया कुंड, या इसी को बोलते हैं हम व्यास कुंड। ये चार आपके कुंड से कहाँ पे, तोशाम हिल्स, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, भिवानी में, ठीक है। सो ये आपको कुछ यहाँ से याद रखने हैं, हॉट स्प्रिंग्स ऑफ हरियाणा। इससे आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटरफॉल्स ऑफ हरियाणा। और याद रखना यहाँ पर एक्चुअल में नेचुरल जो आपके क्या है वाटरफॉल्स, किनको बोला जाता है, झरने, ठीक है। तो आपके यहाँ एक्चुअल में नेचुरल झरने नहीं है जो सारे साल चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ सीजनल झरने हैं कुछ, ठीक है। यानी बारिश ज़्यादा आई तो आपका झरना दिख गया आपको, वरना वो झरना गायब हो जाता है। सो याद रखना, क्योंकि एक तो हमारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मोरनी हिल्स, तो मोरनी हिल्स में ये झरना देखने को मिलेगा। टिक्कर ताल ट्विंस लेक, दो वहाँ पे लेक्स हैं, जब लेक्स के टॉपिक को हम कवर करेंगे उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। दो वहाँ पे झीलें हैं जिनके बीच में आपका टिक्कर ताल इसको बोला जाता है, यहाँ पे आपका एक झरना देखने को मिलता है बारिश के टाइम पे। दूसरा कहाँ है, पाली विलेज है आपका फरीदाबाद के बिल्कुल पास, लेकिन पड़ता कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। यहाँ डोसी की पहाड़ियों में आपका क्या है, पाली विलेज के अंदर आपको एक झरना देखने को मिलता है। ये बच्चों आपका आज का सारा टॉपिक था, माउंटेन रेंजेस। और इसके अलावा हमने कुछ आपके क्या किए, झरने कवर किए, कुछ आपके क्या किए, गर्म पानी के स्रोत कवर किए। लास्ट टॉपिक जो हमारा शुरू करते हैं हम, वो करते हैं रिवर्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। सो रिवर्स ऑफ हरियाणा बच्चों क्या है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिवर्स जहाँ जहाँ पहाड़ होंगे बेसिकली नदियाँ तो आपकी वहीं से निकलेंगी। अब मैंने आपको माउंटेन रेंज में पढ़ाया कि भाई पहाड़ आपके दो ही जगह, एक तो नॉर्थ में और दूसरा साउथ में, ठीक है, हरियाणा के। अब आपको याद क्या रखना है कि भाई नॉर्थ से निकलने वाली फिर आपकी नदियाँ कौन सी होगी, तो नॉर्थ से आपकी एक तो यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, ये 5 नदियाँ हैं बेसिकली। इन दो को अभी आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। 5 आपकी नदियाँ नॉर्थ से निकलेंगी, 4 मेन नदियाँ आपकी क्या है, आपकी साउथ से निकलेंगी, साउथ में यानी अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है, डोसी हिल्स और वहाँ के राजस्थान के कुछ पहाड़ों से, ठीक है। सो आपको बेसिकली 9 मेन नदियाँ पढ़नी है पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर। इनके बाद ये इनकी सहायक नदियों का काम करेंगे, और कुछ और छोटी छोटी सहायक नदी होंगी, उनको हम ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल्स में। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि शिवालिक की पहाड़ियों से या आपके नॉर्थ में से निकलने वाली क्या है, यमुना, जो कि आपकी बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। बंदरपूछ आपका पहाड़ है, और यमुनोत्री आपका ग्लेशियर है बच्चों। ये कुछ आपका ग्लेशियर मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये कहाँ पे आपका उत्तराखंड से हमारे यमुनानगर से एंटर करके आपकी यमुना नदी आएगी। ऐसे ही सरस्वती, जो कि हमारी क्या है, परम पूजनीय नदियों में से मानी जाती थी। बच्चों एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर 3 ही आपकी क्या है, धार्मिक नदियाँ मानी गई हैं जिनको पुराने टाइम से पूजा जाता है, ठीक है। सो वो 3 नदियाँ मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। एक तो आपने सुना होगा गंगा, ठीक है। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, गंगा के साथ साथ आपकी कौन सी है, गंगा के साथ साथ आपकी है यमुना, और तीसरी आपकी क्या है, सरस्वती। इन 3 नदियों को ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई नदियों का, हरियाणा की जो पवित्र नदियाँ हैं, इनका जिक्र बेसिकली बहुत प्राचीन टाइम में किताबों में हुआ था। तो आपको याद रखना, वामन पुराण, इसके अंदर सबसे पहले हरियाणा की नदियों का जो है इन 3 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है,
इंडिया में गंगा और हरियाणा में सरस्वती और यमुना, इनका जिक्र हुआ था कहाँ पे, वामन पुराण के अंदर। ये आपको याद रखना है। पवित्र नदियाँ ये मानी जाती है पूरे इंडिया में 3 ही, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं घग्गर, मारकंडा और टांगरी, 5 नदियाँ ये हो गई आपकी नॉर्थ में। 4 साउथ में कौन सी हो गई, ये होगी साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यमुना एक लौती ऐसी रिवर है जो एक ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर, ठीक है, यानी बर्फ़ के पहाड़ से निकलती है। तो ये सारे साल यानी 12 महीने आपकी चलती है। बाकी आपकी क्या है, सीजनल रिवर्स हैं। जैसे ज़्यादा बारिश हुई ये नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यमुना रिवर। इसके बाद हम रिवर्स का पार्ट 2 हम जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि वीडियोस 1 घंटे तक हो जाती थी, तो बच्चों का फीडबैक आया था कि वीडियोस को मैं शॉर्ट रखूं। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म में आपको बच्चों आगे से वीडियोस मिलेंगी। हाफ आवर आपका ऑन एन एवरेज आपका रहेगा, ठीक है। सो यमुना के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गंगा जो आपकी सबसे लंबी नदी है, इसके अंदर जो सेकंड मतलब आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, वो कौन सी है आपकी, यमुना है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, यानी किसकी सहायक नदी है, वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है बच्चों। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आपको पॉइंट और क्या याद रखना है बच्चों, कि मैंने बताया गंगा क्या है, पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है। चलो इस पॉइंट को मैं बाद में कवर करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी देखते हैं कि यमुना के बारे में पढ़ते हैं। ये अकेली ऐसी रिवर है जो ग्लेशियर से निकलती है। तो ये क्या है, बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, आपको 12 महीने आपको देखने को मिलेगी। किस ग्लेशियर से, सो यमुनोत्री यहाँ का ग्लेशियर है। बंदरपूछ आपकी क्या है, बंदरपूछ हिल्स एक पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ गढ़वाल हिमाचल प्रदेश से ये आपकी होके आती है, ठीक है। आई थिंक हिमाचल प्रदेश मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आपके उत्तराखंड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या है, एंटर्स, ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, तो कलेश्वर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आपका ये एंटर करती है, ठीक है, ताजेवाला के पास। और आपका 320 किलोमीटर लंबी है बच्चों, ये आपको याद रखना है। यमुना नदी हरियाणा में कितने लंबी बहती है, सो वो आपको याद रखना है, सिर्फ 320 किलोमीटर लंबी ही आपके हरियाणा से बहती है यमुना नदी। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाता है कि बच्चों जो यमुना नदी है ना आपकी बेसिकली, ठीक है, ये आपका क्या है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूपी एंड आपका हरियाणा, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से और क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, मैंने आपको एक पॉइंट एक बताया, पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखो ये मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर 320, लेकिन विकिपीडिया में या कुछ बुक्स में आपका 328 भी ऑप्शन मिल सकता है। 328 किलोमीटर हरियाणा के अंदर से होके जाती है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है बच्चों, देखो मैं एक तो मैप के थ्रू इसकी लोकेशन बता दूं। ये आपका देखो यहाँ से लेके आपकी क्या है, ऐसे करके आपकी यमुना नदी चली जाती है, ठीक है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अब और क्या हो जाता है वो देखते हैं सीधा। यहाँ, ठीक है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, 320 से 328 किलोमीटर के बीच में आपकी इसकी लेंथ है हरियाणा के अंदर। लेकिन पूरे भारत के अंदर आपकी कितनी लेंथ है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1375 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, 1375 किलोमीटर की ओवरऑल यमुना नदी की आपकी लेंथ है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो हरियाणा में एंटर तो आपकी कहाँ से करती है, कालेश्वर यमुनानगर से। हरियाणा से बाहर कहाँ से जाती है, तो हसनपुर पलवल डिस्ट्रिक्ट, पलवल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसके अंदर हसनपुर एरिया है, वहाँ से ये क्या करती है, यूपी के अंदर एंटर कर जाती है। आपको याद क्या रखना है कि भाई यमुनानगर में ही ये हथनी कुंड डैम भी बनाती है, ठीक है, हथनी कुंड बांध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि ये गंगा के अंदर क्या करती है, की सहायक नदी, तो इसके अंदर कभी ना कभी जाके मिल जाएगी। तो ये कहाँ पे मिलती है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज यूपी। इसी को प्रयागराज को आप पहले इलाहाबाद बोलते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रयाग आपकी जगह है, त्रिवेणी संगम आपका 3 नदियां यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं। और यही त्रिवेणी संगम पे ही आपका क्या है, कुंभ मेला जो आप सुनते हैं बच्चों, वो लगता है हर 12 साल में। और जस्ट अभी लगा था, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि जो आपका कोरोना वायरस है, इस बार उसको फैलाने में पूरे भारत में कुंभ मेले का बहुत बड़ा हाथ माना गया है। अब हम बात कर रहे थे बच्चों क्या, हथनीकुंड बैराज की, ठीक है। सो हथनीकुंड बैराज जो है, यह डैम है आपका, बेसिकली इसी को मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा मछलियाँ देखने को मिलती हैं। और आपको याद क्या रखना है कि भाई जो हथनीकुंड बैराज है, यहीं से आपकी जो यमुना नदी है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर यमुना नदी ऐसे जा रही है आपकी,
तो यहाँ जो क्या है, यहाँ से हथनीकुंड बैराज से एक तो आपकी नहर निकाल दी ऐसे कैनाल, और एक यहाँ से ऐसे निकाल दी यूपी के अंदर से कैनाल जो यहाँ ज्वाइन कर दी। तो जो हमारी साइड है इसको तो हम बोलेंगे वेस्ट या वेस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है। और यहाँ से ईस्टर्न यमुना कैनाल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यमुना के वेस्ट में हरियाणा पड़ता है और यमुना के ईस्ट में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो याद रखना, वेस्टर्न यमुना कैनाल आपकी हरियाणा के अंदर हो गई, ईस्टर्न यमुना कैनाल आपकी यूपी के अंदर हो गई। और आपको कुछ और पॉइंट्स क्या याद रखने हैं बच्चों, कि ताजेवाला से आपकी ये कैनाल बेसिकली डिवाइड होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि आपकी हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, ये 1879 में बनाई गई थी, और आपकी सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे मेन मुख्य नहर इसको बोला जाता है, जो कि पूरे हरियाणा, रेस्ट ऑफ द हरियाणा में आपकी क्या है, एक तरह से पानी सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका हरियाणा है बाकी का, ठीक है, सो यहाँ इस हिस्से में सारे के क्या है आपकी वाटर की सप्लाई, यानी अलग अलग नहरें छोटी छोटी यहाँ से निकाल के इस बड़ी नहर से आपके पूरे हरियाणा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बच्चों आपको याद क्या रखना है कि आपकी यमुना नदी हो गई, वो यूपी में एंटर भी कर गई, आपने देख लिया कि भाई त्रिवेणी संगम में जाके वो गंगा के अंदर मिल भी गई। लेकिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाता है, वो आपके लिए बच्चों हो जाता है कि भाई आपका जो ये यमुना नदी है इसकी भी बेसिकली कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। सो सहायक नदियां वैसे तो हरियाणा के अंदर तो कहीं नहीं है, बट जैसे ही फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये आपकी यमुना नदी यहाँ से चली और ये ऐसे करके आपकी यूपी के अंदर एंटर हो गई इस पॉइंट से, और यहाँ आपके अंदर हरियाणा के अंदर एंटर होगी, ये बीच का हिस्सा आपका हरियाणा मान लीजिए, ठीक है। सो क्या है, यहाँ पे आपकी कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं इसके अंदर। सो वो 3 आपकी सहायक नदियाँ वो आपको याद रखना चाहिए, वो क्या है, स्पैम्ब, पथराला और बूढ़ी, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, स्पैम्ब, पथराला एंड बूढ़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 3 इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, स्पैम, पथराला और बूढ़ी, जो आपके ऊपर यानी शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ से आपकी ट्रिब्यूटरी नदियां यानी इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ ये गंगा के अंदर जाके मिल गया त्रिवेणी संगम में, तो यहाँ पे भी आपकी क्या है, 4 आपकी ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिलती हैं, 4 सहायक नदियाँ यमुना के अंदर मिलती हैं। सो बच्चों उनका नाम भी आपको याद रखना है। पहला है चंबल, चंबल, दूसरा क्या है, सिंध, तीसरा आपको बच्चा क्या है, बेतवा, और फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कैन। ये 4 आपकी और सहायक नदियां हैं जो बेसिकली क्या है, यमुना के अंदर मिल जाती हैं, जैसे ही वो हरियाणा से यूपी और त्रिवेणी संगम के बीच में आपके यहाँ 4 नदियां और मिल जाएंगी। सो ये ओवरऑल आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं आपकी किसकी, यमुना नदी की। कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ से बच्चों और जानने चाहिए, क्या कि एक तो यमुना नदी को क्या बोला जाता है, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री यमुना नदी को बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि भाई इसको यम की बहन भी बोला जाता है, यम की बहन। मैंने आपको बताया था ना कि ये भाई परम पूजनीय नदियों में से एक है, गंगा, यमुना और आपकी क्या है, सरस्वती। अब यम की बहन क्यों बोला जाता है, यम मतलब यमराज, यमराज की बहन भी यमुना नदी को आपका बेसिकली बोला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको यमुना नदी से इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। एक मैंने आपको कैनाल बताई, यानी आपको मैंने क्या बताया कि नहर बनी, ठीक है। दूसरी आपको नहर और याद रखनी है जो यमुना नदी के ऊपर अभी जस्ट अभी बनाई गई है, तो मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ सीधा बच्चों। देखिए ये आपकी यमुना नदी है, यहाँ ये हिस्सा आपका क्या है, दिल्ली, ठीक है। सो यहाँ दिल्ली के अंदर आपकी एक जगह है, उसका नाम क्या है, ओखला, ठीक है, OKHALA, ओखला बैराग। ओखला बैराग जो आपकी जगह है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसके अंदर से एक और नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है बच्चों, आगरा, आगरा नहर, ठीक है, आगरा कैनाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक नई नहर इसके ऊपर बनी है। यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कवर करने। आपको ध्यान का रखना है कि दिल्ली के अंदर एक नहर और बनाई गई है, ओखला बैराग से आगरा नहर, और जो बेसिकली हरियाणा के भी आपके क्या है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी देती है। तो वो कौन सा, फरीदाबाद, और दूसरा कौन सा है आपका, मेवात, तीसरा आपका कौन सा है, गुड़गांव, और चौथा आपका क्या होगा बच्चों, पलवल। तो आपका थोड़ा सा इस तरफ ये पड़ेगा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर आगरा नहर से आपके यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है यमुना नदी का। सो बच्चों ये आपका आज का टॉपिक था, जहां पर हमने क्या किया, माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमने हरियाणा की रिवर्स को स्टार्ट किया, और हमने पढ़ा कि कैसे आपकी हरियाणा की रिवर्स 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न और सदर्न में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। और नॉर्थ की हमने मेन जो रिवर है 12 महीने आपकी चलती है यमुना नदी, उसको हमने सबसे पहले कवर किया। सो बच्चों इसके साथ साथ हम जो आपका रिवर्स का सेकेंड पार्ट है वो कल आपको लेके आएंगे, जिसमें आप सारी की सारी हरियाणा की बाकी रिवर्स को कवर कर लेंगे। लेक्चर लंबे ना हो इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा और इसको लेक्चर को छोटा रखा।
कल पार्ट 2 के साथ आपको मिलते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में बच्चों पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।